समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक कुशल सेवा प्रदान करने का केंद्र की तरफ से आप सभी श्रेष्ठ जनों का इस ऑनलाइन पटल पर बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज सुअवसर है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनोभावों की जागृति और मां भारती की श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु संपूर्ण विश्व में भारतीय परंपराओं के आलोक में प्राकृतिक छटाओं के प्रेम को, प्रकृति के वैशिष्टतम भाव को और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम भावों से युक्त पर्यावरणिक भावनाओं की पर्यावरणिक सुखदता की स्थिति को स्थापित, पुनर्जागृत तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित भावांतरित करने की श्रेष्ठता को स्थापित करने के हेतु से संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस का आयोजन भिन्न भिन्न पटलों पर भिन्न भिन्न माध्यमों से आज आह्लाद, आनंद और उल्लास के साथ किया जा रहा है। मैं अपने आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि परम आदरणीय पीपल बाबा के नाम से संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व के भिन्नात्मक देशों में अपनी श्रेष्ठता और प्रकृति के प्रति प्रेम को स्थापित करने वाले आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय स्वामी प्रेम परिवर्तन पीपल बाबा को सादर प्रणाम करते हुए मैं आपके समक्ष बताना चाहूंगा, सीआरसी लखनऊ अपने निम्नोक्त उद्देश्यों जैसे कि दिव्यांगजनों के विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना हो, दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी प्रकार के पुनर्वास व्यवसायिकों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, बहु पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना हो, आम जनमानस समुदाय के सदस्यों तथा अभिभावकों में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु जनशिक्षा के कार्यक्रम संचालित करना हो, दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्रों का प्रारूप विकसित करना, निर्माण करना तथा उनकी फिटिंग करना हो, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए विभिन्न पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करने हेतु रणनीति का विकास करना हो, विभिन्न सेवाओं के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अभिभावकगण को प्रोत्साहन तथा संबल प्रदान करना हो, समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांतों का पालन करते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से संबंधित सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित करना हो, समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन एवं प्रवासन के अवसरों की वृद्धि के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की सेवाएं देना हो, जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीआरसी लखनऊ निरंतर कार्यरत है, विकासरत है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई 21 प्रकार की दिव्यांगताएं, जिसमें चलन दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रमस्तकीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, अंधता, अल्पदृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वालीनता, अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, बहुदिव्यांगता जैसी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए सीआरसी लखनऊ ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी सेवाओं को निरंतरता के साथ रख रहा है। कहने का तात्पर्य, हम भिन्न क्षमताओं से युक्त विशिष्ट जनों के लिए अपनी सेवाओं के क्रम को
और समाज में भिन्न क्षमता वाले वैशिष्ट जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्य को आप सभी के समक्ष रखने हेतु निरंतरता के साथ कार्यरत हैं। हम अपनी सेवाओं को केंद्र आधारित सेवा के रूप में, शारीरिक चिकित्सा या पुनर्वास के रूप में, मनोवैज्ञानिक सेवाओं के रूप में, भौतिक चिकित्सा के रूप में, व्यवसायिक चिकित्सा, वाक तथा भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, वैध स्वावलंबी जीवन, कृत्रिम अंग निर्माण, सामाजिक कार्य सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास, बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएं, मानव संसाधन विकास, शोध एवं विकास, सहायक उपकरण वितरण जैसे कार्यों के समन्वय भाव को आप सभी के बीच रख रहे हैं। हमारा सुअवसर है कि कार्यक्रम के समयावधि में हमारे बीच परम आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ, हमसे जुड़ चुके हैं, जिनके कुशल निर्देशन में सीआरसी लखनऊ विगत वर्षों से एक नई धारा, एक नई चिंतन और एक नई गति को लेकर के संपूर्ण भारत में एक नए कीर्तिमानों को स्थापित करने हेतु सदा गतिमान है। मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में आज के इस वैशिष्ट आयोजन में आमंत्रित करूंगा श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ को, कि सर आप आए और इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन को प्रदान करते हुए आज के मुख्य वक्ता का सादर आमंत्रण करें। श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी हाँ, पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूरा विश्व जिस बहुत महत्वपूर्ण दिवस को मना रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर जब हम लोग वर्चुअली मिल रहे हैं, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, जो कि देश में और भी अनेक अंचलों में पीपल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर हैं। आपकी जलवायु परिवर्तन और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेके जो आपके कार्य हैं वो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैं स्वामी जी आपका अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान, अपने भारत सरकार के समेकित क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से, अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या दूसरे अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे या सुनेंगे, वो सभी पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं और इस एनवायरनमेंट डे के अवसर पर पीपल बाबा द्वारा बताई गई बातों से जरूर सीखकर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण पे कार्य करेंगे। मैं आप सबका, जो लोग भी हमें वर्चुअली किसी भी माध्यम से सुन रहे हो, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के समन्वयकगण राजीव रंजन जी, गणेश जी, संतोष जी, अमित कुमार जी और नागेश पांडे जी, आप सबको भी मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इतने महान व्यक्तित्व के साथ आज आप लोगों ने एनवायरनमेंट डे पर यह कार्यक्रम रखा। पीपल बाबा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विगत वर्षों में हम लोग जो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने तरफ से कर सकते हैं, हालांकि हम लोगों का कार्य तो दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में है, हमारा जो मंत्रालय का विभाग है वो दिव्यांगता पुनर्वास के लिए कार्य करता है और हम सब भी दिव्यांगता पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो सबका है। वो किसी भी विभाग का कोई व्यक्ति हो, किसी भी विषय में कार्य कर रहा देश का कोई भी संस्थान हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पे पैदा हुआ है, इस धरती के नेचुरल रिसोर्सेस का उपभोग कर रहा है, उसे पर्यावरण के प्रति जागरूक होना ही चाहिए। पर्यावरण के प्रति उसकी क्या भूमिका है वो भी जानना चाहिए और क्या कंट्रीब्यूशन वो एनवायरनमेंट को अच्छा रखने में, इस पर्यावरण संरक्षण में वो अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसकी भी जानकारी, जागरूकता हर व्यक्ति को होनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन ले रहा है, इस धरती पे चल रहा है,
और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग कर रहा है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति, वो चाहे इस धरती पे रह रहा हो, चाहे इस धरती से दूसरे ग्रह पे जाके कोई शोध कर रहा हो, बिना इस धरती के नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग किए हुए, बिना इस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनका उपयोग किए हुए, वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है, या कोई दूसरा कार्य किसी दूसरे ग्रह पे भी जाके करना संभव नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है और हम लोग हर वर्ष इस पर्यावरण दिवस को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। इस वर्ष भी चूंकि शनिवार रविवार को हमारा संस्थान बंद रहता है, इसलिए शुक्रवार को ही हमारे सारे अधिकारियों कर्मचारियों ने और हमारे सारे छात्रों ने मिलके 200 से ज्यादा कैंपस में पेड़ पौधे लगाए। हम लोग हर वर्ष लगाते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास भी है कि हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने हमारे स्टाफ हैं, वो सब लोग अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करके हर महीने कैंपस में और कैंपस के बाहर अगल बगल वृक्षारोपण कराते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेनीज हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे संस्थान में पढ़ते हैं, और दिव्यांगजनों के जो अभिभावक हैं जो हमारे संस्थान में आते हैं, उनके साथ भी विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रम, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, आप जैसे ज्ञानवान व्यक्ति के साथ जो पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए रात दिन कार्य कर रहे हैं, उन ऐसे महानुभावों के साथ हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी करते रहते हैं। अब आजकल का जो दौर चल रहा है कि मुझे भी, मैं अभी की बात बताऊं कि कमरे से निकल के मैं हॉल में आ गया अपने घर के और बात कर रहा हूं। पंखा भी बंद किया हुआ है क्योंकि आवाज आप लोगों तक दिक्कत से पहुंचेगी। तो मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं अपने कमरे में चला जाऊं गर्मी की वजह से, और यहाँ बैठना बड़ा दुष्कर हो रहा है। इसीलिए ये जो जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का जो समावेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग सही दिशा में अपने इंडिविजुअल प्रयासों से लेकर जाएं। दूसरे को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सबको इंडिविजुअल प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप जैसे महानुभाव जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑडियंस आज आपको, आज या भविष्य में इस रिकॉर्डिंग को हमारे अलग अलग पोर्टल्स पे, वेबसाइट्स पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी सुनेगी, वो जरूर मोटिवेट होंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए और कैसे इस धरती को बचाया जाए, कैसे अपने आने वाले जो जनरेशंस हैं उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध चीजें प्राप्त हो, रोग रहित ये समाज बने, हमारा जीवन शुद्ध हो, संस्कारिक हो। इसके लिए आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं फिर से स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं, अपने सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करता हूं, और अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य जो भी इस कार्यक्रम में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और इस कार्यक्रम से अनवरत में जुड़ा हुआ हूं। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के और अपने संस्थान में या जो भी अपने आसपास की हमारी वातावरण है, हमारा जो एरिया है, जुरिडिक्शन है, उसमें जरूर आपकी बातों को हम लोग क्रियान्वित करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सादर धन्यवाद सर आपको। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, आज के हमारे मुख्य वक्ता, जो कि संपूर्ण भारत में प्रेम परिवर्तन, स्वामी प्रेम परिवर्तन पीपल बाबा के नाम से विख्यात हैं। आप सभी को याद कराना चाहूंगा, सन 1966 में आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो परिवार मां भारती की संरक्षा और सुरक्षा के लिए आर्मी ऑफिसर्स के रूप में, आर्मी के एक पारिवारिक रूप में जाना जाता रहा है। जन्म हुआ, जन्म के पश्चात माता के द्वारा आपका नामकरण कराया गया और नाम था आजाद जैन। क्या किसी ने सोचा था कि यह नाम रखते हुए, यह नाम आलोकित करके और एक ऐसी गति की तरफ नाम जाएगा जो वास्तविक आजाद की परिकल्पना को सूचित करेगा। और उस स्वभाव को प्राप्त करके आपने अपनी शिक्षा दीक्षा को
अंग्रेजी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालयी छात्रों को शिक्षण प्रदान करते हुए प्रभात के समय शिक्षण प्रदान करना और सायं के समय बालकों को योगा की प्रैक्टिसेस कराना, उनको मेडिटेशन से संबंधित कैरियर के भावों को बताना, साथ ही साथ उन्हें प्रेरित करना कि वे पर्यावरणिक संरक्षण को कैसे महत्ता दें। इसी क्रम में आपने अपने भावों से युक्त होकर के संपूर्ण भारत में 1.25 करोड़ पीपल के वृक्ष आपने आरोपित किए। साथ ही साथ प्रत्येक दिन आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने 11,500 वॉलेंटियर्स की मदद से प्रत्येक दिवस आप पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्षों का रोपण निरंतरता के साथ कर रहे हैं। इस क्रम में आप भिन्न भिन्न गांवों का, भिन्न भिन्न हाईवेज का, पॉन्ड्स, रिवर, माउंटेन फॉरेस्ट, फिंगर्स और साथ ही साथ जो भूमि युक्त, कृषि युक्त जमीनें हैं वहां पर कैसे बृहत्ता के साथ पर्यावरणिक संरक्षण को बृहत्ता देते हुए वृक्षारोपण किया जाए, इस हेतु आप अपने 55 से अधिक पार्टनर्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनमें यूएस फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एचसीएल फाउंडेशन, रिलायंस ब्रांच, वुडलैंड, टिम्बरलैंड, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जस्ट डायल, लीडिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज, schools, college and host of other companies, उसे CSR पार्टनरशिप के द्वारा आप संपूर्ण भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे दिव्यतम वृक्ष पीपल के वृक्ष का आरोपण करने हेतु जाने जाते हैं और जिसके कारण आज संपूर्ण भारत को पीपल बाबा के नाम से जानता है। ऐसे मां भारती के लाल को मैं सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर आमंत्रित करता हूं और आज के इस विशिष्ट दिवस पर आपसे आशा करता हूं कि हम सभी के बीच में इस YouTube लाइव, फेसबुक लाइव और रिकॉर्डेड कार्यक्रम में आप ऐसे दिव्यतम मंत्रों, दिव्यतम भावों को हमारे बीच रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को रोपण लेकर के अग्रिम भाव में बढ़ने हेतु निरंतर प्रेरित हो। सादर आमंत्रित है आदरणीय पीपल बाबा। नमस्कार, प्रणाम सबको। हमारी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, पहली बात तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम जो वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष से सबसे पहले हमारा जो उसका एक परसेप्शन है कि वृक्ष क्या है। वृक्ष होता है कि एक तो हम लकड़ी के लिए उसको देखते हैं और दूसरा आजकल बहुत ज्यादा जो हो गया है वो है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन और लकड़ी, ये दो चीजों के लिए वृक्ष माने जाते हैं। बाकी हमारे लिए जो वृक्ष हैं वो जंगल में उगने वाली चीज है ना। शहरों में वो सिर्फ थोड़ा सा सौंदर्यकरण करने के लिए कुछ वेजिटेशन, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाना, वही तक हमारी जो सोच है, समझ है, वो सीमित रह जाती है। हम एक चीज भूल जाते हैं कि जो वृक्ष है वो दुनिया का सबसे बड़ी मशीनरी है जो आपके पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। वृक्ष जो है, और दूसरी बात, वो पानी का चुंबक होता है। इट इज अ मैग्नेट फॉर वाटर। तो वृक्षों को अगर हम ये दो चीजों को उजागर करें, दो चीजों को, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी स्कूल, कॉलेज, चाहे आर्मी में, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, जब पूछा जाता है तो सब लोग हाथ खड़ा करके दो ही चीज बोलते हैं। एक तो उससे लकड़ी मिलती है, उससे फर्नीचर बनता है, पेड़ से फल मिलता है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। हम भूल जाते हैं कि ये जो दो चीज हैं जिससे पूरी पृथ्वी चलती है, एक तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना। आप यूं समझिए कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष का एक एक पत्ता जो है वो कूलर का काम करता है, और वृक्ष अपने आप में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम का काम करता है। तो आज हम ये जो बात कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, या ओजोन लेयर में होल हो गई, या समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, या ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं,
यहाँ हमारी गंगोत्री का ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है, यमुनोत्री का ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, यहाँ हमारी नदियों में पानी कम हो रहा है, तो उसका कोई लेना देना इस चीज से नहीं है कि हम बहुत ज्यादा स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या गाड़ियां बहुत हो गई हैं, या हमारे फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत है ही, वो है 10 से 12%, वो भी फर्क पड़ता है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो हम खत्म करते जा रहे हैं। यानी कि जो बड़े वृक्ष हैं हमारे, जो नेटिव वृक्ष हैं, जो इंडिजिनस वृक्ष हैं, जो हमारी जो सैकड़ों सालों से जो प्रजातियां चली आ रही हैं, जैसे कि पीपल हुआ, बरगद हुआ, शीशम हुआ, जामुन हुआ, अथवा जैसे आप सब जानते हैं, मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। तो मुद्दे की बात यह है कि हम उसको केवल ऑक्सीजन का सोर्स और लकड़ी का सोर्स मानते हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिक सोर्स मानते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पृथ्वी का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल जो है, अगर आपने एक गीजर लगवा लिया, अब गीजर का थर्मोस्टेट खराब हो गया तो क्या होगा? या तो आपका गीजर शॉर्ट फ्यूज पे चला जाएगा, या पानी उबलना शुरू हो जाएगा, या फिर क्या होगा, गीजर फट जाएगा। अगर आपका कुकर है, कुकर में आप चावल दाल बनाते हैं ना, अगर उसके वेल्व में कुछ फंस गया और 3-4 सीटियां आने के बाद भी या सीटी नहीं बजी तो क्या होगा? कुकर फट गया, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लोगों की छतें उड़ जाती हैं। उसी तरह से वृक्ष जो हैं, हमारे जंगल जो हैं, यहां तक कि घास जो है, घास में भी क्लोरोफिल होता है, घास में भी वो कैपेसिटी है। सो कोई भी चीज जो हरियाली वाली है, कोई भी चीज जो हरित है, कोई भी, चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी फार्मिंग है, हमारा घास है, हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, चाहे वो वज्रदंती का पौधा हो, चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे वो मेहंदी का पौधा हो, चाहे तो वो उसकी कैपेसिटी जो होगी छोटी होगी। वो छोटा कूलर है, छोटा एयर कंडीशनर है, इसीलिए बड़े वृक्ष चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जब हम पीपल और बरगद के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम नीम के ऊपर फोकस करते हैं, शीशम पे फोकस करते हैं, महुआ पे फोकस करते हैं, टीक पे फोकस करते हैं, साल के वृक्षों पे फोकस करते हैं, उन वृक्षों पे फोकस करते हैं जिनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा, ठीक है, वो तो है ही, वो तो आप सबको ही पता है कि शुद्ध हवा होगी, ऑक्सीजन होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन जो मेन चीज है वो 2 चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो टेम्परेचर कंट्रोल। अगर आपको लखनऊ का टेम्परेचर 3 डिग्री घटाना है औसतन, तो आपको लखनऊ में 30% से 33%, तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, 33% से 40% लैंड एरिया को जो भी खाली पड़ा हुआ है उसको वृक्षों के नीचे लाना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग वर्ड जो है, कीवर्ड जो है वो शेड है, यानी कि छाया। तो जो छाया होती है वही टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो एक चीज तो समझ लीजिए, आपने देखा है गांव में जब आप जाते हैं, प्लीज अपने अपने माइक जो हैं वो म्यूट पे कर लीजिए, सबके एडमिन, हाँ सबके माइक्स म्यूट पे कर दीजिए, तो क्योंकि आवाजें आ रही हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है, आप देखेंगे गांव में, आप कहीं भी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, आंध्रा, उड़ीसा, क्योंकि हम तो पूर्ण भारत में घूमते रहते हैं, सिवाय केरला के। हम अभी तक केरला में अंदर जाके हमने पेड़ नहीं लगाए, बाकी सारे के सारे प्रांतों में लगाए हैं, सब यूनियन टेरिटरीज में लगाए हैं, सब जगह हमारी इकाइयां हैं, सब जगह हम काम करते हैं। हमने एक चीज हमने ये सीखा, हम तो बचपन से ये चीज देखते आए हैं कि आप कहीं भी कुआं देखेंगे आपको पीपल का वृक्ष जरूर नजर आएगा, आपको यहाँ पे बरगद का जरूर नजर आएगा। ठीक है, और जिस कुएं में, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जिस कुएं में पानी कम हो जाए वहां पर पीपल और बरगद लगाइए, पानी स्वयं वहां पर उपस्थित हो जाएगा, वहां पर पानी आना शुरू हो जाएगा 2 से 3 साल के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि जो हमारे बड़े वृक्ष हैं, कोई भी वृक्ष हो, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ पीपल बरगद की बात नहीं कर रहा, जितने भी अच्छे बड़े वृक्ष हैं, जिनकी अच्छी कैनोपी है, जिनका बड़ा क्राउन है, जिनकी बड़ी छायादार छतरी है, उनमें ये क्षमता होती है
दो चीजों की, एक तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल करता है, आपका तापमान कंट्रोल करता है, आपके गांव को ठंडा रखता है, आपके शहर को ठंडा रखता है, आपके तालाबों को ठंडा रखता है, आपके पानी को ठंडा रखता है, आपकी हवा को ठंडा रखता है, आपकी नदियों को ठंडा रखता है। उतनी भाप कम बनती है। जिन नदियों में आसपास लेफ्ट और राइट बैंक पे वृक्ष होते हैं, जंगल होते हैं, उसका जो भाप बन के उड़ने का जो पानी का खत्म होना है वो कम हो जाता है। आज कृष्णा है, कावेरी है, चाहे ताप्ती है, हमारी नर्मदा है, दूर क्या जाना, हम अपने यूपी की ही गंगा जी को ले लें तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गंगा जी के किनारे और यमुना जी के किनारे पुरातन जो हमारे एंशंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे वर्णन है उसमें। ये तो पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था, लेकिन वो जंगल गायब हुआ, जंगल गायब हुआ तो फिर पानी गायब हुआ, पानी गायब हुआ था। अच्छा, आपको ये चीज एक और बात बताएं, बहुत लोगों को पता भी होगा इस चीज को, ये तो एनसीईआरटी की किताबों में आप 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ते हैं। नदी कैसे बनती है? अच्छा, ये समझ लीजिए पानी कैसे आता है नदी में। या तो इंडिया में जो है वो दो तरीके से आता है, भारतवर्ष में हमारे केवल दो से आता है, ठीक है। अब जैसे आप गंगा यमुना जी ले लीजिए तो उत्तराखंड है ना, वहां से या तो जब बर्फ पिघलती है तब पानी आता है, या फिर जो बारिश का पानी है, जब भी बारिश होती है वो कहाँ बैंक बन के कहाँ उसको स्टोर किया जाता है, वो जंगलों में होता है। जंगल की मिट्टी में, जंगल के वृक्षों की जड़ों में, जंगल के नीचे एक्विफर बोलते हैं उसको, वो होता है, लेयर होती है जैसे, है ना। तो वो पासबुक है जहां पर पानी जमा होता है। जंगल जो है वो पासबुक है जहां आपका सेविंग्स अकाउंट है, जहां पर फिक्स डिपॉजिट होता है पानी का। फिर जब वक्त मिलता है, जब समय सही होता है, तो जंगल पानी को रिलीज करता है। थोड़ा थोड़ा कल कल करके पानी बहता है, धीरे धीरे छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, फिर स्ट्रीम जो है वो बरसाती नाले बनते हैं, बरसाती नाले फिर धीरे धीरे जब बारिश आती है तो वो वाला पानी भी रिलीज होता है और वो बड़ी नदी बनती है। सो आपके जो नदियां हैं वो तभी सुरक्षित रह सकती हैं। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो हमारे लिए नदियों में पानी लाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। क्यों? आपकी नदियां सूखेंगी तो फिर गर्माइश बढ़ेगी, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर गर्मी होगी। यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे वृक्ष कम होते जा रहे हैं, हमारी छाया कम होती जा रही है। ठीक है, लोग कहेंगे वो एक सेंट्रल यूरोप में डिस्टरबेंस हुई, वेस्टर्ली डिस्टरबेंस हुई, वहां से हवा आई। कुछ लोग, अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, अफगानिस्तान में ये हुआ, या फिर कजाकिस्तान में हुआ, या फिर यूक्रेन में कुछ हुआ। देखिए ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। ठीक है, हो जाता है, एक दिन 2 दिन। हम भी मेट्रियोलॉजी पढ़ते हैं, हम भी वेदर सिस्टम्स पढ़ते हैं, होता है, लेकिन वो 24 घंटे 48 घंटे के लिए होता है। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे, देखिए अब पूरी सर्दियों का मौसम जो था हमारा, पहले कितना होता था? 4.5-5 महीने होता था। आप लोगों को याद है जब हम जो 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 थोड़े से हम उम्र होंगे तो वो याद करें, दशहरे में भी हम हाफ स्लीव स्वेटर पहन के जाते थे। जब हम रामलीला देखने जाते थे, जब रावण जलता था, तो हाफ स्लीव का स्वेटर होता था और एक दोशाला होता, मुझे अभी तक याद है। दिवाली पे तो हम पूरी रजाइयां, कंबल सब कर लेते हैं। अब गर्मी होती है, तो क्या ये कोई चिंता का विषय नहीं है? ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, तो अब बात ये आती है, क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार, देखिए सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, वो पॉलिसी बनाती है, वो कहती है ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आप हमारे पास आइए। तो जो मुख्य चीज है, मैंने जो 45 सालों में सीखा, क्योंकि हमने भी जितना काम किया, हमने 2.5 करोड़ पेड़ हमने पूरे भारतवर्ष में लगाए हैं, और जो हमारा अभी लास्ट ऑडिट हुआ है उसमें 2 करोड़ पेड़ जो हैं वो तो खड़े हुए पाए गए। उसके बाद उन्होंने ऑडिट ही बंद कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव उसके ऊपर चल रहा था। लेकिन कहने की बात यह है, पीपल पार्टिसिपेशन जो है, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक गवर्नमेंट का एक एक अधिकारी नहीं जुड़ेगा, जब तक बिल्कुल लास्ट मैन स्टैंडिंग जो है, चाहे वो स्लम एरिया के लोग हों, चाहे छोटी सी बस्ती के लोग हों, चाहे हमारी कम्युनिटी के लोग हों,
चाहे छोटा सा गांव हो, छोटा सा तहसील हो, सब लोगों को, जितने विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, आपके जैसे जो प्यारे प्यारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब जब तक कोई ना कोई काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज नहीं हल होने की। आप ये सोचें कि सिर्फ कोई कॉन्फ्रेंस कर लेने से या पैनल डिस्कशन कर लेने से, वेबिनार कर लेने से, और आप चाहे 10,000 पैनल डिस्कशन कर लें, उससे क्या होने वाला है? पौधे को पेड़ बनाने के लिए 3 साल का वक्त लगता है। हमने तो 2.5 करोड़ लगाए हैं और बड़े किए हैं। पहली बात, मैंने अकेले ने नहीं किए ना, बिल्कुल नहीं। अगर मैं अकेला होता तो मैं सिर्फ कुछ लाख कर पाता, लेकिन जो भी हुआ वो लोगों की सहभागिता से हुआ। इंडियन आर्मी के साथ हुआ, बीएसएफ के साथ हुआ, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हुआ। मेरी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, पूना में। मेरे फादर मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, तो वहाँ कैंटोनमेंट्स में मुझे अलाउ किया गया वहाँ पौधे लगाने के। आज भी पूना कैंटोनमेंट में 16,000 वृक्ष जो हैं वो मेरे हाथ के लगे हुए, रोपे हुए वहाँ पर खड़े हैं। मैंने 26 जनवरी 1977 को सबसे पहले 9 पौधे खरीद के, हमारी नानी ने हमको थोड़े से पैसे दिए थे कि जाओ नर्सरी से खरीद के इसको लगाना शुरू करो। हमारी एक टीचर होती थी, हमारी अध्यापिका होती थी, 3री, 4थी, 5वीं में हमारी क्लास टीचर होती थी। हम एक स्पाइसर स्कूल में पढ़ते थे पूना में, तो उन्होंने बहुत प्यारा संस्कार दिया हमको। हमेशा पर्यावरण के बारे में बात करती थी, हमेशा। तो एक चीज उनसे हमने बहुत अच्छी सीखी, वो बिल्कुल जब हम 4थी कक्षा में थे, वो कहती है, बेटा बात मत करो, जाओ खरीदो, पौधा लो, या तो अपनी नर्सरी लगानी सीखो। और जाके, हम उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, केवल 10 साल हमारी उम्र थी। 11 साल की उम्र में हमने फुल फ्लेजेड काम शुरू कर दिया था इसको लगाने का। हम पढ़ाई में भी अच्छे रहे, बढ़िया रहे, हमेशा टॉप किया, हमेशा हमारे कॉलेज में भी बड़े अच्छे नंबर आए, यूनिवर्सिटी में भी हमने टॉप किया। कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में एज ए गेस्ट लेक्चरर भी पढ़ाया, जर्मनी भी गए पढ़ाई के सिलसिले में। लेकिन एक चीज समझ गए कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल वही मंत्र जो है वृक्षारोपण में भी चलता है। भाई साहब देखिए, अगर आप टेक्निकली देखें, खड्डे खोदना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप एक संस्थान में 100 लगा रहे हैं, अभी आपने किया, आपने जैसे कहा हमने 200 पौधे रोपे, तो उसमें माली भी लगे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी होगी, मैनेजमेंट भी लगी होगी, है ना, कितनी मेहनत लगी होगी। तो जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए क्या लॉजिस्टिक्स लगता होगा, क्या प्लानिंग लगती होगी, कितनी मैन पावर लगती होगी। और मैन पावर को मोबिलाइजेशन, मैन पावर को जगह पे पहुंचाना, साइट पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी मोबिलिटी, उनका चाय समोसा, उनका खाना पीना। एक मजदूर से भी आप काम लेते हैं तो 4 बार उसको चाय देनी पड़ती है दिन में। मतलब बहुत कुछ उसमें प्लानिंग चलती है, बहुत प्लानिंग चलती है। आपको खाद भी चाहिए, मिट्टी अलग अलग टाइप की होती है, उसका पीएच अलग होता है, कोई एसिडिक होता है, कोई अल्कलाइन होता है, कोई बालू वाली मिट्टी होती है, कोई ब्लैक सॉइल होती है, कोई रेड सॉइल होती है, कोई अलूवियल होती है, कोई सैंडी सॉइल होती है। उसको ठीक करना, मिट्टी को, क्योंकि सारी चीजें तो मिट्टी है ना। आज भी प्रधानमंत्री जी इस वक्त विज्ञान भवन में यही शिक्षा दे रहे हैं कि सेव सॉइल, क्योंकि हमारी मिट्टी खत्म हो रही है। 62% ऑफ इंडियन सॉइल इज गॉन, हमारी मिट्टी ही खत्म हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो मेजर, ये मिट्टी भी कहाँ से बनती थी? मिट्टी भी जब पत्ते गिरते थे, पत्तों के डिकम्पोज होने से लेयर बनती थी मिट्टी की। हमारे वृक्ष ही गायब हो गए, हमारे वृक्ष ही गायब हो गए, हमारे जंगल ही गायब हो गए, तो हमारा पानी गायब हो गया। हम, पूरी धरती गर्म हो रही है, देश गर्म हो रहा है, गांव गर्म हो रहा है, हमारे शहर गर्म हो रहे हैं, हमारी सड़कें देखिए कितनी गर्म हो रही। पहले क्या होता था कि हम लोग एक सड़क बनाते थे तो 30 मीटर्स टू द लेफ्ट, 30 मीटर्स टू द राइट, 30 मीटर बाएं और दाएं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता था। यहाँ बिल्कुल अगर शहर के अंदर है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, यहाँ हॉर्टिकल्चर को दिया जाता। तो वो क्या करते थे, वो ग्रीन बेल्ट बनाते थे। अब क्या हुआ, हिंदुस्तान के जितने ढाबे हैं, जितने भी ढाबे हैं, वो 100%, नॉट 99.9%, 100% एनक्रोच्ड हैं हमारी ग्रीन बेल्ट के ऊपर।
आप नेशनल हाईवे 3 चले जाइए, 48 चले जाइए, नेशनल हाईवे 1 चले जाइए, नेशनल हाईवे 1A चले जाइए, क्योंकि हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। हमने अभी तक 16,80,000 किलोमीटर हमने हाईवेज पे काम किया है। हम घूम घूम के गांव जाके, शहर जाके, एक एक तालुका में जाके लोगों को बताते हैं कि देखिए आप कुछ तो लगाइए, आपको जामुन अच्छा लगता है, जामुन लीजिए, हमसे पेड़ लीजिए, आप हमसे पौधे लीजिए। और मैं आप तक भी पहुंच के ये बोलना चाहता हूं, अगर आप भी 50-100 पौधा लगाना चाहते हैं, और अगर आपके पास पौधा नहीं है, आप संस्थापकों से आप हमारा नंबर ले सकते हैं, आप हमारे ट्विटर पे जा सकते हैं, पीपल बाबा पे, आप हमें बताइए, हम आपको खाद भी देंगे, हम आपको पौधा भी देंगे। आपकी सिर्फ आपका प्रेम पूर्वक उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपकी एंगेजमेंट चाहिए। अब हम करते हैं बात कि लोग सोचते हैं सिर्फ शारीरिक रूप से जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। ना, मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे जो सबसे पहले मेरे दोस्त थे और जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उस समय सिर्फ 4th कक्षा में था, ठीक है, वो भी दिव्यांग थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली कि किरकी कैंटोनमेंट में जितने पौधे थे, मैं उस वक्त 4,000 पौधे लगाए पहले ही 2-2.5 महीने में। सबको पानी देना, स्कूल की बोतलों में पानी भर भर के वो लोग जाते थे। कोई एक टांग पे था, कोई एक हाथ पे था, किसी का कुछ प्रॉब्लम थी, किसी की कोई चैलेंज था, लेकिन वो जाके पानी डालते थे। और जिसके जो शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त था, सब कुछ था, क्योंकि उसको नेमत है, उसको ऐसा लगता है परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे क्या करना है ये सब कुछ। बल्कि मैं समझता हूं जो इंसान ब्लेस्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिसको चैलेंज है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो ज्यादा फोकस्ड होता है, उसको अगर वो काम समझ आ जाए वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। हमारी पूरी टीम में, पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फिजिकली चैलेंज लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। हम उनको सैलरी देते हैं, उनको पार्ट टाइम देते हैं, उनको जो भी है, जैसे भी फ्रीलांस भी काम करते हैं, और वो सबसे अच्छे वर्कर्स हैं हमारे, सबसे अच्छे वर्कर्स हैं, सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं, सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उन्हीं की आती है। और वो जो हैं, और मैं अभी हम लोग लखनऊ में 2 लाख पौधे का रहीमाबाद में, स्कूटर्स इंडिया चौक के बिजनौर रोड पे, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हमको 15 एकड़ की जमीन दी, अमौसी एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे पड़ता है, हम वहां पर डेवलप कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक मेमोरियल बनना था, तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक जंगल बना के दीजिए हमें। तो अब हम अटल हरित उपवन के नाम से, HCL फाउंडेशन हमारा फाइनेंशियल पार्टनर है, सपोर्टर है, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी पूरी की पूरी 15 लड़कों की टीम बैठी हुई है इस समय। बल्कि मैं आप सबको इन्वाइट करूंगा कि आप लोग वहां आइए, हम आपको वहां पे, अब देखिए मैं पढ़ रहा था CRC लखनऊ के बारे में, आप लोग स्किल्स ट्रेनिंग में काम करते हैं, हम आपको स्किल्स देंगे, हम आपको ग्रीन स्किल्स देंगे। आपको मालूम है ये बहुत बढ़िया करियर है कि गार्डनिंग, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, और इससे जुड़े हुए कई आयाम हैं, कई ऐसे स्किल एरियाज हैं। मैं समझता हूं 40 के करीब ऐसे स्किल एरियाज हैं सर जी, जिसमें आप लोग बाखूबी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूं जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं ना, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा तो 45 साल का अनुभव है, हम तो 45 साल से देखते रहे हैं। क्योंकि जो बिल्कुल ठीक होता है वो कहता है अच्छा मैं ये कर लेता हूं और मैं वो कर लेता हूं, जो बिल्कुल फोकस होकर काम करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, देखिए पर्यावरण पे जनरल बात नहीं करना चाहता मैं, वो करना चाहता हूं जो मेरे अनुभव की बात है और जो थोड़ी सी हट के बात। हम हमेशा प्लांट क्या हुआ, वनस्पति की भी एक चेतना होती है। हम जैसे मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्यों की एक चेतना है, इसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस बोलते हैं। फिर एक वनस्पति है, वनस्पति की एक चेतना है। वनस्पति की चेतना जो है वो 400 करोड़ साल पुरानी, वो सनातन है, वही असली सनातन है। इसीलिए प्रकृति को परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा को प्रकृति बोलते हैं, है ना। हमारे तो जो बाकी हमारे जो हमने गॉड्स को, अपने एलिमेंट्स को जो हमने शेप दी, हमने उनको कहा कि अच्छा वो इस आकार दिया, है ना, वो तो आज से सिर्फ 2000 साल पुराना हमारा है। लेकिन 20,000 साल से
हम एलिमेंट्स का, जो हमारा जल है, वायु है हमारा, है ना, इसी की तो हम पूजा करते हैं। मिट्टी की पूजा की, प्रकृति की पूजा की, पृथ्वी की पूजा की। तो यही हमारे असली धर्म है। और अगर हम इसी को सुरक्षित ना रख पाए, अगर हम अपना हवा पानी ही ठीक नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे चांद पे जाके? अगर हम अपनी हवा पानी ही नहीं ठीक पर, तो हम डॉक्टर इंजीनियर बन के भी क्या करेंगे? अगर हम अपनी हवा पानी ही ठीक नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के और मार दुनिया भर के एसयूवी खरीद के और महंगे एप्पल आईफोन खरीद के क्या करोगे उसके? वो तो सिर्फ मात्र चीजें हैं। वो आपका जो मेन है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है, वो तो केवल और केवल आपकी हवा पानी है। अगर आपका हवा पानी ठीक नहीं है, तो आपकी मिट्टी ठीक नहीं रहेगी। अगर आपकी मिट्टी ठीक नहीं है, तो फिर आप जो उसमें उगाएंगे वो ठीक नहीं रहेगा। आपने सारा का सारा केमिकल फर्टिलाइजर डाला है। केमिकल फर्टिलाइजर कोई ऐसे थोड़ा ना, आपने केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेत में डाला और वो जाके चांद में बाहर निकल आएगा। अरे नहीं, वो आप ही उसी जड़ में जाएगा, वही मूली बन के, वही गोभी बन के, वही टमाटर बन के, वही मटर बन के, वही पुदीना बन के, वही धनिया बन के, वो आपकी कढ़ाई में आएगा, आपकी रसोई में आएगा और आपके पेट में जाएगा। हम ये भूल जाते हैं। तो बेसिकली आप यूरिया भी खा रहे हैं, आप एनपीके भी खा रहे हैं, आप डाई भी खा रहे हैं, आप फॉस्फेट्स भी खा रहे हैं, आप नाइट्रोजन की बनी हुई, अच्छा उसमें आप चाहे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसको कहिए हमने तो उसके ऊपर नीम का लेप लगाया हुआ है। यूरिया तो यूरिया है सर। जहर के ऊपर आप च्यवनप्राश लगा के खा लीजिए, जहर तो जहर है। जहर के ऊपर आप शहद लगा के खा लीजिए, जहर तो जहर है। तो ये इस चीज के ऊपर सेंसिटिविटी रखनी चाहिए कि हमें जैविक खाना चाहिए, हमें अपना जैविक पद्धति को, है ना, जैसे हमारे पालेकर साहब हैं जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। अभी अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने उनको बहुत उनकी प्रशंसा भी की है कि जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, आध्यात्मिक खेती भी बोलते हैं। तो हमें इन चीजों को सीखना है। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो इन चीजों में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो मॉडर्निटी अच्छी बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, सोलर हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुई, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हुआ, ये भी बड़े प्यारे प्यारे स्किल्स हैं। ये भी हम ग्रीन स्किल्स में ही मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप वेजिटेशन के साथ काम करेंगे, अल्टीमेटली जो है आप ग्रीन कंटेंट के साथ काम करेंगे, है ना। एक गौशाला है, गौशाला तभी अच्छी चलती है जब वहां पर अच्छे अच्छे वृक्ष हों, गैया के लिए बैठने की जगह हो, गैया को हमेशा हम धूप में खूंटे से बांध के ना रखें, उसको घूमने फिरने की जगह हो, उसके गोबर और उसके जो मूत्र है उसके निकल निकासी का अच्छा प्रबंध हो, उसकी जो मैनेजमेंट है वो हरियाली से ही आती है। अगर अच्छे, तो आप एक स्कूल है, स्कूल अच्छा कब लगता है? आप सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, अगर वहाँ हरियाली है, पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, जामुन के वृक्ष हैं, बच्चे कभी कभी इंटरवल में अपना ब्रेक में जाके आम भी तोड़ रहे हैं, जामुन भी तोड़ रहे हैं, कुछ मौलछरी के वृक्ष हैं, वहां पर बेरीज हैं, कुछ मतलब कुछ एक जो वृक्षों से रौनक आती है, जो हरियाली से रौनक आती है, जो वनस्पति से रौनक आती है। तो हम वनस्पति चेतना की बात कर रहे हैं। जो वनस्पति चेतना है वही पृथ्वी को चलाती है। हमारी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, हम जो मनुष्य जाति है, हमारी मनुष्य की जो चेतना है, ये तो अभी अभी 70,000 साल पुराने हैं हम लोग इस पृथ्वी पे। और वनस्पति चेतना ने ही तो हमें जन्मा है, और हम वनस्पति चेतना को ही खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमें ये वृक्ष नहीं चाहिए, हमें ये 200 साल पुराना जामुन का वृक्ष है, ये पीपल का है, ये बरगद का है, ये इसको अरे काटो इसको, हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पर मॉल बनाएंगे, यहाँ हम दुकान लगाएंगे, यहाँ पर हम टी शर्ट बेचेंगे, हम जूते बेचेंगे, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो समझ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं विकास होना चाहिए। देखिए विकास के बिना फिर मनुष्य की भी प्रगति नहीं है, समाज की प्रगति नहीं है। होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, विकास तो बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपना दिमाग, थोड़ा सा हमें अपनी चेतना को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम ये वृक्ष काट काट के हम सोच रहे, अच्छा, और वृक्ष तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आज आपने मैन्युफैक्चर करी और उसको जोर से खींचा और वो 4 फुट का हो गया, फिर खींचा तो वो 40 फुट का हो गया। भाई उसको भी 4 साल चाहिए बेचारे को 40 फुट होने का, फिर उसको 10 साल चाहिए पूरा मैच्योर होने का, तभी तो वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन देगा, तभी उतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा।
आज अच्छा चलिए हम उसी के बाद विषय पे बात कर लेते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे आपने बात सुनी होगी बहुत ज्यादा, है ना। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ये, कार्बन वो बात होती है। बेसिकली मुद्दे की बात यह है, उसको बड़ा सिंपली अगर हम आपको एक्सप्लेन करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, चाहे वो सल्फर के हों, चाहे जो भी हानिकारक जो गैसेस हैं, हानिकारक जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, उसको क्लीन कैसे किया जाए, उसको हवा से डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए, उसकी सफाई कैसे किया जाए। भाई उसके लिए तो कोई एरियल या टाइड का साबुन बना नहीं है कि आपने हवा के ऊपर चला दिया और वो चल जाएगा। तो परमात्मा ने क्या बनाया? परमात्मा ने प्रकृति बनाई। परमात्मा ने क्या बनाया? उन्होंने वृक्ष बनाए, उन्होंने बारिश बनाई। पहले कैसे था? अब आप यूपी में रहते हैं तो मैं आपको यूपी की बात बताऊं, क्योंकि हम तो इलाहाबाद में पढ़े लिखे हैं। हम नारायणी आश्रम में हमारी नानी रहती थी, हम वहीं गुरुकुल में हैं, तभी हमारा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन है। वहां पर गुरुकुल में ऐसे नाम दिए जाते हैं। वैसे तो हम जैन परिवार से हैं, नाम आजाद जैन, जैसे सर जी ने बताया आपको, लेकिन वो 15-20 साल तक था। उसके बाद हमारा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन हुआ। लेकिन लोगों ने स्वामी प्रेम परिवर्तन, वो तो हमारा लीगल नाम था, हमारे पासपोर्ट पे भी, आधार कार्ड पे भी, पैन कार्ड पे भी, सब जगह लाइसेंस पे स्वामी प्रेम परिवर्तन है। लेकिन लोगों ने हमें पीपल बाबा कहा, क्योंकि हम पीपल का वो लगाते थे, है ना। और पीपल जो होता है, लोग बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि जो है उस पे भूत रहते हैं, उसमें चुड़ैल रहती हैं, यक्ष रहते हैं। पीपल तो जी शमशान का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, ये नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि सब लोग ऐसा कहते थे, इसीलिए मैंने पीपल लगाना शुरू किया। क्योंकि जब मैं नानी से, अपने स्कूल की अध्यापिकाओं से, अपनी प्रिंसिपल मैडम से, हेडमिस्ट्रेस से, और समाज में हमारे और भी, क्योंकि हम आर्मी ऑफिसर के बेटे थे तो आसपास हमारे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल साहब रहते थे, तो हम उनसे पूछते थे, अंकल पीपल कौन लगाता है? क्योंकि हमें पीपल का पेड़ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा पेड़ होता है। क्योंकि बरगद के बाद अगर कोई वृक्ष है हिंदुस्तान में तो वो पीपल है ना। और पीपल के बारे में बहुत पढ़ते थे, नानी कहानियां सुनाती थी, क्योंकि महावीर जी के बारे में, बुद्ध के बारे में, नानक के बारे में, कृष्ण जी को भी जब तीर लगा था तो उन्होंने जो प्राण त्यागे थे, शरीर छोड़ा था, कृष्ण भगवान ने भी, वो भी पीपल के नीचे थे। उन्होंने भगवत गीता में भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, महाराज वृक्ष है, प्रधान वृक्ष है। तो हम पूछा करते थे कि कौन लगाता है? तो वो कहते थे भाई बहुत कम लोग लगाते हैं पीपल, तो पीपल को तो सिर्फ पूजनीय है, लेकिन लगाता कोई नहीं है। तो ये जो बात थी कि पूजनीय अगर है, शनिवार को आप जाके पीपल की पूजा करते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का, हमारी सनातन पूरे संस्कृति का प्रतीक है पीपल। पीपल, बरगद तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा, है ना। लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, हम उसको ठीक से लगा नहीं रहे, है ना। नीम तो लगा लेते हैं, बाकी ऑर्नामेंटल भी लगा लेते हैं। आप पूरे नेशनल हाईवेज पे देखिए, आपको बोगनविला नजर आएगा, आपको पिंक कनेर नजर आएगी, पीली कनेर नजर आएगी, कैलेंड्रा करके एक पौधा होता है वो नजर आएगा, टेकोमा करके एक पौधा होता है जिसमें पीले फूल होते हैं, वो नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन हमको परिजात लगाना चाहिए, हमें अपना निर्गुंडी लगाना चाहिए, हमें अपना वज्रदंती लगाना चाहिए, हमें अपनी मेहंदी के हेजेस लगाना चाहिए। गोल्डन दोरंता लगाते हैं हम हेजेस में, क्यों? हम अपनी मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी को गाय, भैंस, बकरी नहीं खाती, तो वो भी हेजिंग में कर सकते हैं। करौंदा है, करौंदे के हेजेस बनाने चाहिए। तो ये थोड़ा सा, अब ये बहुत विषय बड़ा है, क्योंकि प्लांट स्पीशीज के बारे में और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वनस्पति चेतना है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम उसको नकारा करके हम अपने मनुष्य का ये जो 1200 ग्राम का छोटा सा ब्रेन है हमारा, ये जो दिमाग है ना, इसको हम बहुत ज्यादा चलाते हैं। तो थोड़ा सा हमको चिंतन करना चाहिए, थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए। किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ के सोचिए इस चीज के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ क्या कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, संसार को छोड़िए, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हमारे को तो परमात्मा ने स्वर्ग दिया है। हम आपको बताएं, जंगलों में काम करने के बाद एक चीज हम समझे, स्वर्ग वहां नहीं है, स्वर्ग तो परमात्मा ने बनाकर दिया, हम तो रह रहे हैं उसमें।
आप कभी जाइए ना, जंगलों में बैठिए, राजा जी नेशनल पार्क हमारे इतने प्यारे प्यारे हैं, अब नाम क्या लें, हर शहर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा जंगल होता है। कभी वहां जाके बैठे, चिड़ियों के चहचहाट सुनिए तो आपको समझ आएगा। और सच्ची कह रहा हूं, तो हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए, क्योंकि ये मैं शेयर करना चाह रहा था। तो जहां पर मैं पॉइंट शुरू कर रहा था वो था कि हम बहुत ज्यादा प्लांट की फिजियोलॉजी पे बात करते हैं, उसकी एनाटॉमी पे बात करते हैं। उसका पत्ता ये रंग का है, उसकी लकड़ी ऐसी है, लकड़ी का फर्नीचर बनता है, वो मुलायम लकड़ी है, वो हार्ड लकड़ी है, वो शीशम की लकड़ी का फर्नीचर अच्छा बनता है, वो ये। देखो हम लोग कैसे बात करते हैं, हमारा कमर्शियल माइंड है। हम लोग हमेशा मंडी की भाषा बोलते हैं, हम दुकान की भाषा बोलते हैं, हम हमेशा पैसे की भाषा बोलते हैं। अब हम एक चीज नहीं करते, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट, आपका सेंटर जिन तरह के लोगों का, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोग उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे बढ़िया मैं समझता हूँ ये मनुष्यता के लिए जितना अच्छा काम आप लोग करें, क्योंकि मेरे ये दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैंने बचपन से मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं जो फिजिकली बहुत चैलेंज रहे, मेंटली बहुत चैलेंज रहे। मैंने ऑटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत काम किया, पूना में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में, उस्मानाबाद, बीड़, लातूर, नांदेड़, महाराष्ट्र में बहुत काम किया, पंजाब में बहुत काम किया, अमृतसर जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां के भी उन इनमेट्स के साथ बहुत काम किया। तो मैं आपको बताऊं, उनकी इतनी बढ़िया उनका आउटपुट रहता था। वो क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है, जो ग्रीन कंटेंट होता है, जो वनस्पति होती है, वो हमारी साइकोलॉजी पे काम करती है। अभी तक हमने केवल फिजियोलॉजी की बात करी। मैं एक कदम आगे जाऊंगा। जब मैं हैनोवर जर्मनी में था तो एक डॉक्टर साहब मिले वहां पे, वो पीएचडी कर रहे थे इसी बात पे कि हमारे मस्तिष्क पे वनस्पति कैसे काम करती है। तो वहां पे जो मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ बाद में उन्होंने पीएचडी भी की, और उनका नाम जो है नॉमिनेशन में गया था नोबेल प्राइज के लिए। उनको मिला नहीं, नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको मिला नहीं, लेकिन उनको उनको नॉमिनेट किया गया था। तो वहां मैंने सीखा इस चीज को कि एक पौधा जो है वो किस तरह से हमको प्रेम सिखाता है, हमें धर्म सिखाता है, और हमें ये जो हम बात बोलते हैं ना कि अल्टीमेट ट्रुथ, स्पिरिचुअल होना, धर्म के प्रति सेंसिटिव होना, अरे ये सब चीजें तो वनस्पति सिखाती हैं। और जो प्लांट की साइकोलॉजी है कि आप जो लोग, आपने देखा जो लोग बागबानी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, अपनी बैल्कनी में बड़ा अच्छा पौधे खूब सारे, अब मेरे भी अगर बैल्कनी में बाहर देखें तो 550 पौधा लगा हुआ है वहां पे, है ना। बहुत छोटी सी जगह है, 10 बाय 15 की जगह, लेकिन उसमें भी 550 पौधा लगा है। तो हम जितना ज्यादा वनस्पति के साथ रहेंगे उतना अपनापन रहेगा, उतना हम स्टेबल रहेंगे, उतने हम वेलनेस में रहेंगे, उतने हम तंदुरुस्त रहेंगे, उतने हम खुश रहेंगे, उतने हम ये इट इज लाइक अ एंटी डिप्रेसेंट। जो वनस्पति होती है, अगर आपने देखा बहुत लोग जो हैं जो पौधों के साथ बहुत रहते हैं, अब हमारे साथ खुद होता है बहुत लोग, जैसे कोविड में हुआ तो कोविड में बहुत लोग डिप्रेशन में गए। तो हम लोगों ने नोएडा में, छतरपुर, दिल्ली में हमारे पास 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ के हमने जंगल स्थापित किए हैं। हम एक तो रैंडम प्लांटिंग करते हैं, जैसे पीपल हुआ, नीम हुआ, जामुन हुआ, शीशम हुआ, इसके ऊपर हम लाखों की तादाद में हमने 1.25 करोड़ पीपल लगाए हैं, 74 लाख नीम लगाया है, और 3,74,000 सहजन मोरिंगा लगाया है। ऐसे ऐसे करके है, तो मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब। लेकिन ये लोग जब आते थे वहां पे तो वो आके वृक्षों के नीचे बैठते थे और फिर वो कहते थे कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीवारों के अंदर कैद थे सब लोग। तो आप जो वृक्ष होता है, जो पुराने वृक्ष होते हैं, अगर आप उनके साथ जाके बैठेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, उनसे अपनी दिल की बात कहेंगे, और 20 मिनट बस आंख बंद करके आप किसी पुराने बरगद या पीपल के नीचे बैठ जाइए, अपनी बात कह दीजिए, बस छोड़ दीजिए अपनी बात हवा में कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, या मेरा दिल दुखी है, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या जो भी कोई भी दिक्कत है। गारंटी है, गारंटेड है, मतलब हमारे साथ हुआ है, हमारे मित्रों के साथ हुआ है, शायद आपके साथ भी हो, मैं ऐसे तो नहीं कहता। आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा।
आपको बहुत कॉन्सोलेशन मिलेगी, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और जब आप उठेंगे वहां से तो आपको बहुत खुशी होगी। पेड़ पौधों के साथ सत्संग करना, वनस्पति के साथ सत्संग करना, पुराने वृक्षों के साथ, वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो तो हमारे दादा दादी नाना नानी हैं। दादा नाना जो हमारे दादके हैं, हमारे नानके हैं, वो हमेशा शरीर में नहीं रहेंगे, एक समय आएगा उनको भी जाना होगा। लेकिन ये जो वृक्ष हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन हम उनके साथ समय नहीं गुजारते। आप में से कितने लोग हैं जो जाके वृक्षों के नीचे बैठते हैं? मैं अभी भी कभी मेरा शरीर खराब होता है, कुछ होता है, अभी मैंने हफ्ता पहले बूस्टर डोज लिया था तो थोड़ा उसका रिएक्शन हो गया था मुझे, तो मैं जाके अपना पुराने पीपल, पुराने बरगद, पुराने नीम, पुराने जामुन के नीचे बैठता था। तो डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो, वो दवाई, ठीक है, ये है ना वृक्ष है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नीचे छत्र छाया में बैठे, उनके चरणों में बैठे हैं, वो अपने आप ठीक कर देंगे। आज सुबह पर्यावरण दिवस के लिए इसलिए मैं बाहर नहीं गया क्या, क्योंकि थोड़ा सा फीवर था, तो थोड़ा आज पेट भी खराब था, लेकिन मैं आज ऑनलाइन की सारे सेशंस ले रहा हूँ और सब वृक्षों की कृपा है कि मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वनस्पति के साथ मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो स्किल सेट होना, पहली बात तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। एक होता है सिर्फ अप्रिसिएशन कि आप गए, आपने देखा एक पेड़, हाँ अच्छा है पेड़, बढ़िया है, ठीक है, और एक है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको मतलब मैं वचन देता हूं कि अगर आप लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ूंगा। हम चाहेंगे कि आपके डिपार्टमेंट का एक एक जो कैंडिडेट है, एक एक स्टूडेंट है, एक एक जिसको रिहैबिलिटेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो एक एक अधिकारी है, हम लखनऊ में ही हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रशिक्षण केंद्र शुरू करेंगे। अगर आप कहेंगे तो हम आपके सेंटर में शुरू कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो समाज सेवा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी इस प्यारी सी क्रांति में, इस मुहिम में शामिल हों और लखनऊ शहर के लिए, अपने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा सकें, ज्यादा से ज्यादा वहां वनस्पति क्रिएट कर सकें, है ना। देखिए, अगर हम वनस्पति नहीं लगाएंगे तो जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे तो चिड़िया नहीं आएगी। चिड़िया का जो मेन खाना होता है वो 98% वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। हम सोचते हैं हम बाजरा डाल देते हैं, कबूतरों को हम बाजरा डाल देते हैं, कौवों को हम कुछ ब्रेड तोड़ के दे देते हैं, हम सोचते हैं हमने बड़ा बड़ा पुण्य कमा लिया। ना 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 ना, वो तो कौवे का भी डाइजेशन आप खराब करेंगे और कबूतर का भी सत्यानाश करेंगे ना। उनका वो तो सिर्फ 1% उनकी डाइट है, उनकी जो मेन डाइट है वो मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं। इसीलिए क्योंकि हम उल्टा सीधा कबूतरों को खाना खिला देते हैं शहरों में, इसीलिए जो है सर वो कबूतर जो हैं वो उनकी ओवर फीडिंग हो रही है, ओवर ब्रीडिंग हो रही है, और वो मच्छर खा नहीं रहे तो क्या हो रहा है, मलेरिया भी आ रहा है, डेंगू भी आ रहा है, डेंगू भी आ रहा है, चिकनगुनिया भी आ रहा है। पहले क्या होता था, जो चिड़िया है वो दुनिया की सबसे बड़ी परमात्मा की पेस्ट कंट्रोल का मैकेनिज्म है। ये परमात्मा ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी भेजी हुई है। परमात्मा की जो नेचुरल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टेम्परेचर कंट्रोल की है, चाहे वो जल की है। मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने जंगलों को डिस्टर्ब ना करें, अगर हम अपने तालाबों को डिस्टर्ब ना करें, और हम एक प्रण लें कि हम कोई भी चीज का नुकसान नहीं करेंगे, आपको कोई पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 या 3 साल इंतजार करने की जरूरत है सर, और पुणे अपने आप स्वयं ही प्रकृति जो है अपने पौधे भी पैदा कर लेगी, अपनी चिड़ियाओं को भी वापस ले आएगी, अपने कीड़े जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, उसको भी वापस ले आएगी, अपनी मिट्टी भी ठीक कर लेगी। लेकिन इंसान इतना ग्रीडी हो गया है, हम इतने लालची हो गए हैं, हम हर बात कमर्शियल और हर बात को मनी के उससे करते हैं। ठीक है, हमें बहुत कुछ सीखने को है भूटान से। भूटान ने हैप्पीनेस इंडेक्स का उन्होंने एक इंडेक्सिंग की है, 72%, वो पहले 38-40% पे थे, अब उन्होंने
अब उन्होंने 72% अपना फॉरेस्ट कवर किया। उनको एक फॉर्मूला समझ आ गया, जैसे जैसे हम अपनी छाया बनाएंगे, जैसे जैसे अपनी वनस्पति चेतना को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम ज्यादा हेल्दी होंगे, हम ज्यादा प्रॉस्परस होंगे, हम खुशहाल होंगे। हमारी खुशहाली हमारी वनस्पति के साथ जुड़ी हुई है। ये चीज समझने की है। अगर आप कभी गए हैं मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, ये ट्राइबल बेल्ट्स जो हैं, मैं छत्तीसगढ़ में भी हो रहा हूँ, और जो ये आप देखिए वहां के लोग बड़े खुश हैं, बहुत खुश होते हैं। उनके पास शायद सड़क ना हो, उनके पास मे बी वाईफाई ना हो, एप्पल का फोन ना हो, उनके पास कैफेज या होटल नहीं है, लेकिन बड़े खुश हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो वनस्पति के साथ रहते हैं। आप उत्तराखंड के हायर रीचेस पे चले जाइए, चंबा चले जाइए, ऊपर चले जाइए, हिमाचल में आप खजियार चले जाइए, वहां भी एक चंबा है, उस साइड पे भी चले जाइए, आप देखेंगे वहां लोग बड़े खुश हैं। किन्नौर चले जाइए, कितने खुश हैं। लाहौल स्पीति उस साइड पे चले जाइए, जबकि वहां पर वनस्पति नहीं भी है, लेकिन वो नेचर के साथ रहते हैं, वो प्रकृति के साथ रहते हैं। हमारा ना ये जो एक कनेक्ट था प्रकृति के साथ, वो टूट गया। हमने क्या किया? हमने सरिया, ईटा, कंक्रीट, बस इसी को दोस्त बना लिया, दीवारें दीवारें खड़ी करी जा रहे हैं। आप देखिए जहां पर भी है, हमारी नदियां हैं, अब हमारे यहाँ पर दिल्ली के आसपास का जैसे हिंडन का क्षेत्र है, पूरा का पूरा इनक्रोच हो गया, प्लॉटिंग हो गई, झुग्गियां पड़ गई, छोटे कच्चे मकान बन गए। तो वो क्या है, जो एक मकान भी होता है, दीवार होती है, सरिया होता है, वो भी तो हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी तो गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर रात को वो रेडिएट करता है, रात को फिर टेम्परेचर बढ़ता है उससे। तो जहां जहां वनस्पति होगी, आप देखते नहीं है कि जहां पर भी आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, वनस्पति वहां ज्यादा है, वहां वृक्ष हैं, पेड़ हैं, तो एकदम ठंडक आ जाती है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल जो है, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं कि हमें ये समझना चाहिए, ये जो हम गर्मी 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 कर रहे हैं, ये तभी कम होगी जब हम अपनी वनस्पति की मात्रा को ठीक करेंगे। तो हर इंसान तो जाके जंगल में पेड़ नहीं लगा सकता, हर इंसान तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हमारे जैसे जाके पार्कों में, यहाँ वहां स्कूलों में जाके नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास छत है, अगर छत नहीं है तो आपके पास आंगन है, अगर आपके पास आंगन नहीं है तो कोई छोटा सा 2-4 स्क्वायर फुट की तो जमीन होगी, नहीं है तो सीढ़ी होगी, सीढ़ी नहीं है तो दरवाजा होगा। तो आज ही जाके गमले खरीदिए और उसके अंदर पौधे लगाइए, और ये मत पूछिए किसी से क्या लगाऊं। आप नर्सरी में जाइए, देखिए जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो प्रेम पूर्वक, जो मजा आए, जो अच्छा लगे, जो फूल अच्छा लगे, जो पौधा अच्छा लगे, जो आपके मस्तिष्क को अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जिससे आपको, जिसके ऊपर प्रेम आए, आप बस वही पौधा उठाइए और अपने घर में लगाइए, और उसको प्रेम पूर्वक उसमें पानी रखें, उसमें थोड़ी खाद डालिए, थोड़ा यूट्यूब देखिए, और थोड़ा गूगल आंटी से पूछिए कि क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। आपको बहुत सारी उसमें प्रशिक्षण मिलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो पीपल बाबा की यूट्यूब पे आ जाइए आप, हम 1-1 मिनट के छोटे छोटे एजुकेशन के सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियोस डालते हैं, ताकि लोगों को वनस्पति के प्रति प्रेम बढ़े उसका, है ना। और हम अभी लखनऊ हफ्ते 10 दिन के बाद आएंगे लखनऊ, और हम चाहेंगे कि हम आपके सेंटर में आए, आप सब लोगों से प्रेम पूर्वक मिलें, आपके सब अधिकारीगण से मिलें, क्योंकि लखनऊ में अभी हमें लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि कुछ वहाँ पे जमीनें हैं जो वो चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी, इसको बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैविक विविधता बोलते हैं, है ना। कभी भी जब हम पौधे लगाते हैं तो ये नहीं करना चाहिए, अगर नीम लगा रहे हैं केवल नीम लगाएं, पीपल लगा रहे हैं तो केवल पीपल लगाएं, अगर जामुन लगा रहे हैं तो केवल जामुन लगाएं, नहीं, क्योंकि पक्षियों को हर चीज चाहिए होती है ना। तो वहां पे कभी 5 पौधे पीपल के हों, 5 पिलखन के हों, 2 बरगद के हों, बाकी 10 जामुन के हों, फिर वहां पर अमरूद भी हो, वहां आंवला भी हो, वहां नींबू भी हो, वहां सब कुछ, ताकि चाहे वो बंदर हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे छोटे छोटे कीट हों, चाहे वहां पक्षी हों, चाहे आप भी हों, आपको भी मजा जैविक विविधता का। ठीक है, तो ज्यादा अब ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर घंटों चर्चा हो सकती है, सत्संग हो सकता है, इस पे तो पूरा जगराता हो सकता है। तो इतना ही कह के मैं कहूंगा कि हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि आपके सेंटर का बहुत बड़ा रोल बन सकता है वनस्पति के लिए भी, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं
ये एक इलाज का माध्यम है, ये औषधि है। वनस्पति एक औषधि है जो मनुष्य भूल चुका है। टचवुड, अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं 56 साल का हो गया हूँ, 56 ईयर्स का हूँ, कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। और उसका एक ही कारण है, इसलिए नहीं मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, इसलिए कि मैं वनस्पति के साथ रहता हूँ। चाहे मैं नर्सरी में काम कर रहा हूँ, मिट्टी में, और थोड़ा मिट्टी में हाथ डाला करिए, है ना। ये बहुत ज्यादा सैनिटाइजर लगाना, दस्ताने लगा के और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना, क्लीनलीनेस, ना 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 ना, आप जितना मिट्टी में हाथ डालेंगे आपकी अर्थिंग ज्यादा अच्छी होगी। कभी किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछिए, किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछिए, अर्थिंग होती क्या है। वो जो हरी वायर होती है ना, हरी वायर, वो भी देखिए हरी है, हरी वनस्पति का रंग है हरा, वो भी अर्थिंग होती है। जब अर्थिंग होती है तभी बिजली ठीक चलती है। तो आपकी भी जो हेल्थ है वो तभी ठीक चलेगी जब आपकी अर्थिंग ठीक होगी। तो मिट्टी के साथ थोड़ा सा अपना संबंध अच्छा रखिए, थोड़े देसी बीज इकट्ठे कीजिए। आप अपने घर में गीला मसाला उगाइए, आप धनिया उगा सकते हैं, आप टमाटर उगा सकते हैं, आप मटर उगा सकते हैं। क्या नहीं उगा सकते, हम आपको सिखाएंगे। हम आके आपके सेंटर में आपके अधिकारियों को, आपके सबके साथ मिल बैठ के हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, और आप अपने अपने घरों में कर सकते हैं। आप उसको प्रोफेशन बना सकते हैं, आप उसको अपना छोटा सा प्यारा सा बिजनेस बना सकते हैं, आप उसमें अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर बात पे कंप्यूटर चाहिए, हर बात पे कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए, हर बात पे डिग्री चाहिए, हर बात पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हमारे साथ कम से कम 11,500 लोग जुड़े हुए हैं। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी आजीविका, किसी ने गाय पालन किया, किसी ने बकरी पाली, किसी ने कुछ किया, किसी ने खाद बनानी सीखी, किसी ने लेमन ग्रास की खेती सीखी, किसी ने एलोवेरा की खेती सीखी, किसी ने बीज कलेक्शन का वो किया, हम उसी से बीज खरीद लेते हैं। कितना काम है एग्रीकल्चर जो है। हम कृषि प्रधान देश हैं, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। हम अपने कृषि को ही अगर हम अपने ग्रीन स्किल्स की डेवलपमेंट में काम करें, और सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं थोड़ा थोड़ा प्रेम पूर्वक जितना कर सकते हैं प्रेम पूर्वक उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान दें, तो हम इकोनॉमी में, हम अपनी जीडीपी में, हम अपने एम्प्लॉयमेंट में, हम अपनी लाइवलीहुड में बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ा सॉफ्टली, बड़े प्रेम से, और पूरे देश की, ये इससे बड़ी समाज सेवा भी नहीं है। आपकी आजीविका भी है और आपकी समाज सेवा भी है ना। तो वनस्पति के साथ काम करें, तो उसको बेशक आप एग्रीकल्चर कह लीजिए, उसको लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कह लीजिए, उसे फार्मिंग कह लीजिए, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कह लीजिए, उसे सोशल फॉरेस्ट्री कह लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। मेरे को एक ही नाम अच्छा लगता है, वनस्पति। मुझे तो वनस्पति, मुझे हमारे नानी दादी हम सब उसको वनस्पति बोलते थे। तो आप वनस्पति के साथ काम सीखें, वनस्पति के साथ अपना करियर बनाइए, वनस्पति के साथ स्किल डेवलपमेंट कीजिए, और वनस्पति जो है आपके मानसिक और आपके शारीरिक रोगों को भी बहुत प्यार से, बहुत प्रेम पूर्वक जो है उसका भी जो है समाधान होता है। तो वनस्पति क्यों होता है ऐसा कि हमारी जब भी छुट्टियां होती हैं, ग्रीष्म काल की छुट्टियां हैं या शीतकाल की छुट्टियां, हम क्यों भागते हैं हिल स्टेशन की तरफ? इसीलिए भागते हैं ना। हम क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में भागते हैं? क्यों? क्योंकि वहां ठंडक है, वहां पर वनस्पति है, वहां देवदार के पेड़ हैं, वहां चीड़ के पेड़ हैं, जंगल हैं, हरियाली है, तालाब है, पानी है, झरने हैं। इसीलिए ना, प्रकृति के पास ही तो जा रहे हो। तो अपना स्वर्ग खुद बनाइए। क्यों नहीं कर सकते? आप लखनऊ शहर में क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने 272 जंगल लगाए हैं इंडिया में। 37 फॉरेस्ट तो हम लोगों ने इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां पे नगरोटा हुआ, पीर बटेश्वर, चुंगसी, थाना मंडी, ठंडी कस्सी, उरी मांडे, ये इस क्षेत्र में हम लोगों ने खूब प्लांटेशन की है, खूब वनस्पति है। वहां के लोग बड़े खुश हैं उन चीजों से। तो वनस्पति से खुशियों का पिटारा खुलता है, वनस्पति से टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वनस्पति से जल वापस आता है, वनस्पति से बारिश वापस आती है, वनस्पति से हम खुश होते हैं, वनस्पति से हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, वनस्पति से हमारे बड़े बुजुर्ग का इलाज होता है, वनस्पति से ना जाने कितनी औषधियां बनती हैं। हमने करना क्या है? सिर्फ वनस्पति को थोड़ा सा समय देना है, और वो इतना प्रेम देता है, इतना कुछ देता है हमको बस। लेकिन हाँ, एक चीज है, थोड़ा सा सीखना में, सिर्फ 5-6 महीने, 3-4 महीने, एक साल, अगर आप वनस्पति को इंटरेस्ट लेके थोड़ा अपने आप को एजुकेट करें, स्किल कीजिए, तो मैं समझता हूं
एक बहुत बहुत सुखी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ आप लोग लीड कर सकते हैं। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं आपके लिए कर सकूं, हमारी संस्था कर सके, हम जरूर करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपके द्वारा आज जो हम सभी के बीच में दिव्यमयी और ज्ञानमयी भाव रखे गए, निश्चित ही वह हमारे सभी श्रोता के लिए एवं हम सभी के लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और अनुकरणीय है। प्रथम पंक्ति में मैं आपको सादर आमंत्रण के साथ निवेदनित हूं सर कि जब भी आपका टूर प्लान हो लखनऊ के लिए तो सीआरसी लखनऊ में आने की कृपा आप करें, विजिट करें सीआरसी लखनऊ। जरूर आएंगे। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने सीआरसी लखनऊ में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रमों को संचालित कर अपनी भूमि पर वृक्ष भाव को स्थापित करने के लिए निरंतरता के साथ कार्य किया है। और जब आपका जुड़ाव होगा तो हम सभी के लिए भी एक वृहद भाव बनेगा। साथ ही साथ आपको सूचित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मोहान रोड, जहां सीआरसी लखनऊ है, यहाँ पे 7 विशिष्ट पार्कों का निर्माण किया जाना लंबित है या एक तरीके से योजनाबद्ध हुआ है, जिस पर कार्य किया जाना है। कुछ ही महीनों में आपका सानिध्य मिलेगा, आपका अनुभव मिलेगा, तो निश्चित ही भारत सरकार के सीआरसी जैसे कार्यालय, संस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के जो दिव्यांगजनों के लिए स्थापित 7 संस्थान हैं जहां पर थीम पार्क बनना है, वहां पर अवश्य आपके अनुभव हम सभी के लिए दीप्तिमान होंगे। आपने बताया सर कि प्रकृति केवल पर्यावरणिक भाव नहीं, प्रकृति जीवन है। किसी भी तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग न करके अगर दुरुपयोग करेंगे, तो जैसा आपने उदाहरण दिया कि अगर हम घी लगाकर भी जहर को खाएंगे तो वह जहर मिष्ठान युक्त भाव लेकर के नहीं आएगा, वह अपनी औषधि नहीं बनेगा, वह तो हमारे लिए जहर ही होगा। तापमान को नियंत्रित करना है तो वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय की आवश्यकता है वृक्षारोपण, महत्ता है वृक्षारोपण। व्यवस्था को स्थापित करना है, अर्थात प्रकृति से प्रेम करना है, तो हम सभी को जुड़ना होगा, हम सभी को साथ आना होगा। और जिसके लिए आपने प्रधानमंत्री जी के दिव्य मंत्र को भी हम सभी के बीच रखा कि सबका साथ, सबका विकास, और तभी होगा प्रकृति का विकास। ऐसे मूल भावों को लेकर के आगे चलना होगा। एक पंक्ति में सर आपने कहा कि पीपल को केवल पूजन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, हमें वृक्षों को केवल पूजित नहीं करना है, पहले उनका रोपण करना है, तत्पश्चात पूजन की तरफ चलना है। बहुत ही अच्छे उदाहरणों के क्रम में आपने कहा कि मेहदी, करौंदा जैसे वृक्षों को अगर हम रोपित करते हैं, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल तथा पूर्वांचल के उन भागों में जहां लोग अपने खेतों पर, मेड़ों पर बाउंड्रीज बना रहे हैं, वहां पर ऐसे वृक्ष कहीं न कहीं कृषि के उस भाव को भी पूर्णता प्रदान करेंगे, जिसमें उसकी सुरक्षा संरक्षा को भी समृद्धता दी जा सकती है, और साथ ही साथ व्यापारीकरण के भाव को भी प्राप्त किया जा सकता है। चिंतन को दृढ़ करना होगा, तभी हम वृक्षों की महत्ता को प्राप्त करेंगे। और आपने कहा कि अगर हमें और आपको इस प्रकृति के बारे में संरक्षणात्मक व्यवस्थापन करना है, तो वृक्षों के नजदीक बैठना होगा, उनके पास जाकर अपने अभिभावक के रूप में उन्हें देखना होगा। दिव्यांगजनों की महत्ता से जोड़ते हुए जो आपने अनुभव दिया है सर, उसके लिए संपूर्ण सीआरसी परिवार आपको सादर नतमस्तक करता है। आपके साथ दिव्यांगजनों का जो अनुभव रहा है, उसके क्रम में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब आमंत्रण के लिए
आपकी सर्चिंग की जा रही थी, हम लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे, तो श्री संतोष सर के द्वारा यह देखा जाना तय हुआ कि मंत्रालय के इस सिस्टम कार्यक्रम में किसी ऐसे श्रेष्ठ वक्ता को बुलाया जाए जिनका अनुभव दिव्यांगजनों के साथ भी हो और विशेष कर हो। ऐसे क्रम में आपका एक खोज कह ले या आपके दिव्यतम वाणी को प्राप्त करना हम सभी के लिए सुयोग्य का भाव बना। आपने बताया सर कि प्रकृति के साथ हमारी नजदीकियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जितना हम प्रकृति के साथ होंगे उतने हम मानसिक दृढ़ता के साथ होंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने आरोग्य को तभी प्राप्त करेंगे जब हम वृक्षों के साथ कुछ समय बिताएंगे, हम अपने बड़ों के साथ कुछ समय बिताएंगे, तभी जाकर के। और अंतिम पंक्ति में मैं बताना चाहूंगा सर कि सीआरसी लखनऊ भिन्न भिन्न पार्कों के निर्माण के लिए अपने मन मस्तिष्क में कार्यक्रमों का सृजन कर रहा है, और अब आपका साथ मिलेगा और आपका वैशिष्ट हमारे साथ जुड़ेगा तो निश्चित ही लखनऊ के कई परिक्षेत्र अब हरियाली युक्त होंगे और हम लोग एक नए भाव को लेकर आपकी जो संज्ञा है, विशेषण है, पीपल बाबा के साथ यात्रा को अग्रगामी तो होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करूंगा प्रश्नों को अपने जितने प्रतिभागी हैं, जिसमें से धर्मेंद्र सिंगल जी कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, कैसे हो सर? ठीक है, बताइए। सर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़ सकता हूँ? अच्छा, आप हमें लिख सकते हैं ट्विटर पे पीपल बाबा, आप एक आसान तरीका है, या इंस्टाग्राम पे आ जाइए या फेसबुक पे आ जाइए, पीपल बाबा। आप बस आप गूगल पे टाइप कीजिए, आवाज नहीं सही आ रही आपकी सर, सॉरी। आवाज ठीक आ रही है? सर हाँ, रिपीट करिए। हाँ, आप पीपल बाबा के नाम से आप ट्विटर पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज सकते हैं, ट्विटर पे भेज दीजिए या फेसबुक पे भेज दीजिए। आप यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं, हमारे जहाँ वीडियोज आते हैं, तो हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ऑफिस में हमारे जो लोग हैं, ऑफिसर जो हैं, लखनऊ की टीम जो है बल्कि, वो आपको कनेक्ट कर लेगी। हेलो जी धर्मेंद्र जी बताएं। सर्टिफिकेट पिछला भी नहीं आया सर अभी तक। विकास जी सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट के लिए चिंतित ना हो। आज के विषय पर अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। मुझे लगता है सर कि कार्यक्रम में आपकी समयावधि को प्राप्त करने और समयावधि से अधिक समय हम लोगों ने आपका आज प्राप्त किया, इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम की अगली पंक्ति में मैं बढ़ते हुए सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में आपके वैशिष्टपूर्ण भावों को प्राप्त करना, और जैसा कि मैं देख रहा था चैट बॉक्स में लिखा था कि आपकी वाणी दैवित्वतम और कितनी माधुर्यता के साथ हम सभी के बीच में रखी जा रही थी। यह एक ऐसा उदाहरण है कि जब हम प्रकृति के साथ होते हैं तो हमारे द्वारा चयनित शब्द भी, हमारे द्वारा जो ध्वनियों की ध्वन्यांकित प्रणाली है, वह कितनी माधुर्यता को प्राप्त होती है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः पुनः आपका धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे कार्यक्रम में पैट्रॉन्स के रूप में मानसिक उपस्थिति दे रही आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम का, निर्देशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली IPH का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का, जिनकी निरंतरता के साथ किए जा रहे प्रयासों से ऐसे कार्यक्रम सभी के बीच आ रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग CRC लखनऊ का, श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर PT CRC लखनऊ का, श्री संतोष कुमार सर PT CRC लखनऊ का, श्री अमित कुमार सर CRC लखनऊ का, कि आप सभी के संयुक्त प्रयास से और विशेषकर संतोष कुमार सर के प्रयास से आज हम सभी लोगों ने पीपल बाबा को सुना, समझा, जाना और उनसे जुड़ाव के क्रम को आगे भी गतिमान करने हेतु प्रेरणा प्रदान प्राप्त की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने हमें फेसबुक, व्हाट्सएप लाइव पर सुना, जाना, समझा और हमसे अपने जुड़ाव को
युक्त किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का जो हमारे साथ गूगल मीट पर भी हमारे साथ जुड़े, हमें सुने और आगामी भविष्य में हमारे रिकॉर्डिंग में अपने मनोभाव, अपने विचार हमें प्रदान करेंगे। उन सभी का धन्यवाद। मैं पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी प्रतिभागियों से और सभी श्रोताओं से यह आपके शब्दों के द्वारा आवाहन करना चाहूंगा कि जैसा सर ने बताया कि केवल कॉन्फ्रेंसेज या ऑनलाइन के माध्यम से शब्दों के आदानित प्रदानित क्रम को पूरा करके हम इस कार्यक्रम की निष्ठा को स्थापित नहीं कर सकते, अपितु अपने घर पर, बालकनी में, आंगन में, छत पर आज अगर एक भी पौधा आप रोपित कर देते हैं तो सीआरसी लखनऊ का प्रयास और पीपल बाबा के प्रदान किए जाने वाले अनुभव आज अपनी गति को प्राप्त करेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इन्हीं कड़ियों के साथ सर आपको सादर प्रणाम और सभी को सादर धन्यवाद। यहीं पे कार्यक्रम को हम सभी लोग पूर्ण करेंगे। सभी को सादर धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। आप सर लिफ्ट कर सकते हैं।